नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने हाल ही में यूपी आकर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात की थी। इसके बाद से ही सरकार और संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। यूपी में सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर बंद लिफाफा सौंपा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की। प्रदेश प्रभारी ने जो लिफाफा राज्यपाल को दिया है उसमें क्या है, यह सवाल बना हुआ है। क्या उसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल से जुड़ी कोई बात है या कुछ और? इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि राज्यपाल से मुलाकात के पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को खारिज करते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद से उनकी राज्यपाल से भेंट नहीं हुई। राज्यपाल से उनकी मुलाकात शिष्टाचार भेंट है, इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। दरअसल 6 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। बंगाल चुनाव हारने के बाद बीजेपी यूपी चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट चुकी है, लेकिन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष कितना तैयार है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि यूपी बीजेपी में हलचल और विपक्ष की चुप्पी की बड़ी वजह क्या है, यह भी अपने आप में कई चीजें बताती है। और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनाते हैं। गवर्नर साहिब पुराने परिचित हैं और आज तक मैं मिल नहीं पाया था, तो आज उसी औपचारिकता को लेकर मैं आज मिलने जा रहा हूं। क्योंकि जिस राज्य के हम प्रभारी हैं, गवर्नर परिचित हैं और एक सम्मानीय पद है और आज तक मिल नहीं पाया, तो उसी औपचारिकता के कारण आज मैं जा रहा हूँ। सरकार और संगठन बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है और हमारे वंशल जी भी आए थे, उन्होंने भी, हमारे जो बीएल संतोष जी हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से सारी बातें कही। सरकार और संगठन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। देखो, सीटें खाली हैं तो बहुत बड़ा सीट खाली नहीं है। कुछ सीट जो खाली है तो उचित समय पर मुख्यमंत्री अपना निर्णय लेंगे, लेकिन आज के तारीख में संगठन और सरकार बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। तो यहाँ जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के कयास कई तरीके के हैं, और जिस तरीके से मुलाकात हुई राधा मोहन सिंह की राज्यपाल के साथ, तो उसके बाद ये जो चिट्ठी वाली सस्पेंस बनी हुई है उसको लेकर के भी अपने आप में कई चीज़ें हैं। अब इस चिट्ठी में क्या है, क्या उस चिट्ठी के अंदर कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा है या कोई और दूसरी बात है? हालांकि इस चिट्ठी के सामने आने के बाद ही ये पूरी तरीके से साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल कयास हैं और कयासों का बाजार इस वक्त गर्म है और ये हर तरफ चर्चाएं हैं। क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से प्रवास हुआ, 3 दिन के दौरे पर रहे अलग अलग प्रभारी और अलग अलग नेता, खास करके उत्तर प्रदेश पर इसलिए नजर बनी हुई है क्योंकि बंगाल में जो हार हुई है और जिस तरीके की मुश्किलात भारतीय जनता पार्टी के सामने आई, उसके बाद से लगातार अब कोशिशें यूपी पर हैं। और यूपी में जब आगामी विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में कोई शख्स, कोई नेता ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से मुश्किलें खड़ी हो सकें। तो ऐसे में कोशिशें इसी को लेकर अभी से तेज हो चली हैं और मुलाकातों के मायने लेकिन इस दौरान क्या हैं, जो मुलाकातें इससे पहले हुई और अब जो मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ चला है, इसके मायने हम इसके क्या निकालें? क्योंकि आप अलग अलग तौर पर और खास करके राजनीतिक हलकों में इसको लेकर के बयान लगातार दिए जा रहे हैं, इसको लेकर के कयास हर तरफ से लगाए जा रहे हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जो हालात बने हैं, आप आगे आने वाले समय की परिस्थितियों को पहले से ही संभालने की कोशिश की जा रही है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अब्बास हैदर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता विवेक साइलस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वहीं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सैयद मोहम्मद तकी आपका कार्यक्रम में। और ज़रा शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ आपसे अब्बास हैदर आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है
भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश को अब टारगेट बना करके अपना लक्ष्य को पूरा करे, लेकिन जो बाकी राजनीतिक दल हैं, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, तो जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की आज देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है, जो कमजोरी की स्थिति, और लगातार इसको लेकर के पार्टी के भीतर के ही नेता सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश को लेकर के लक्ष्य क्या है कांग्रेस पार्टी का? तो भारतीय जनता पार्टी में भयानक उठापटक की स्थिति है। राधे मोहन सिंह जी राज्यपाल से मिलकर लिफाफा दे करके आए हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो हमें नहीं जानकारी है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक अधिकारी को वीआरएस दे करके अपने यहाँ भेजा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के ऊपर, कल मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने उनको बधाई तक नहीं दी। तो ये बहुत ही जबरदस्त स्थान है और बहुत ज्यादा पावर बैलेंस करने का केंद्रीय नेतृत्व कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल, तो कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से 2022 का चुनाव लड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमारा पूरा फोकस अभी कोविड से जनता की सहायता करने में है। कोविड महामारी से प्रदेश और देश को निजात दिलाने में हम सरकार को आईना दिखाते रहेंगे और चुनाव हमारे लिए यकीनन जनता की जान और उनकी विकास से कम महत्वपूर्ण है। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा जो आप कह सकते हैं प्रयास रहेगा वो कोविड के लिए रहेगा। हमारी प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 10 लाख किट उत्तर प्रदेश में भिजवाई जो बट रही हैं, और हमारा संगठन पूरे प्रदेश में घूम घूम करके लोगों की सहायता करने का प्रयास कर रहा है, मदद कर रहा है, और सभी राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। और बाकी जो है अब राजनीति जो है चुनाव है वो तो आएगा ही अपने समय से, और उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कोविड पे बात करना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब्बास सैदर, ठीक है कोविड को लेकर के बात है, लेकिन आप ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस रेस से बाहर है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी, लेकिन उससे पहले हमें इस समय इस महामारी से लड़ना सबसे बड़ी प्राथमिकता हर पार्टी की होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो उनकी कमियां हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने उनकी नाकामियों का स्मारक उन्होंने खुद ही बनाया है। उसके लिए किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये मानना है। हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी फेल हुई हो। उन्होंने किसानों से वादा किया, आज समझिए 109 मिलियन टन हमारा गेहूं का उत्पादन है देश में, लेकिन सिर्फ 300 कुछ लाख टन ही उन्होंने खरीद करी एमएसपी पे। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं सत्ता में। कोविड का जो मिसमैनेजमेंट, उस पर हमारी आपके चैनल, विभिन्न चैनलों पे बहुत सारी बातें। आप यानी कि अब्बास सैदर ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी यूपी के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं? किसी का सहयोग नहीं होगा, कोई राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं होगा, इंडिपेंडेंट आकर के आप लड़ेंगे चुनाव? हम जो है जिन हमारे दरवाजे खुले हैं, जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी और विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दल है, उनके लिए हम बिल्कुल खुले हैं हमारे दरवाजे। और कांग्रेस पार्टी जैसा फैसला होगा वो हमारा नेतृत्व लेगा, उसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। विवेक साइलस जी, मैं जरा आपके पास ही आ रहा हूँ, और जिस तरीके से मौजूदा वक्त में हालात बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी तो अब इलेक्शन मोड में आ चुकी है, और इससे पहले भी हमने देखा, क्योंकि बंगाल के अंदर जिस तरीके की चीजें हुई, कोई भी राजनीतिक दल हो वो बड़ा मुश्किल रहा। हालांकि बीजेपी जिस लक्ष्य के साथ चल रही थी वो लक्ष्य बेशक बीजेपी को हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा नंबर तो उनके पास आया ना उनके पास। तो यही चीजें हैं बीजेपी को रोकने के लिए। अब्बास सैदर कह रहे हैं कि सभी का स्वागत है, कोई भी राजनीतिक दल आए बीजेपी को हराने के लिए, तो सभी का स्वागत है। तो क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आगे ऐसा हो सकता है, संभावनाएं या कयास ऐसे लगाए जा सकते हैं कि साथ आकर के लड़े? देखिए शुभेंदु, सबसे पहले इसको और इसको ठीक बता दूं। देखिए सबसे पहले आप कहना जा सकता हूँ समाजवादी पार्टी के सवाल, तो हमारे पास माननीय अखिलेश यादव से पहले कह कि हम किसी भी बड़ी पार्टी गठबंधन नहीं कर सकते, तो कांग्रेस से गठबंधन होने का तो फिलहाल मतलब नहीं। आपने रिपोर्ट देख रहा था, आपने रिपोर्ट में कहा विपक्ष कितना तैयार, और जिला पंचायत चुनाव ने पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी की हार थी और समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार को 4 साढ़े 4 साल चला रही,
बेहतर होता शुभेंदु जी अगर भाजपा पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हो। स्थिति आज बद से बदतर है। आज आप किसान देख लीजिए, महिलाएं देख लीजिए, व्यापारियों को देख लीजिए, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है प्रदेश में नहीं पूरे देश में। महंगाई कहां पहुंच गई है पूरे देश में सारी जनता देख रही है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, बिजली के रेट क्या हो गए हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता को मार पड़ रही है। जबकि कोरोना काल में पूरा व्यापार ठप है, नौकरियां जा रही हैं, सब्जी और तेल के दाम कहां पहुंच गए, लोगों के पहुंच से कोसों बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं कि अगर महंगाई आपको ज्यादा लगती है तो खाना मत खाइए, कपड़ा मत पहनिए, और पेट्रोल ज्यादा लगता है तो गाड़ियों पे मत चलिए। ये तो इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। चलिए अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वाले भी आ गए। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी नहीं है, और ये बिल्कुल साबित हो चुका है। ये सिर्फ उद्योगपतियों की पार्टी है, उन्हीं के इशारों पे चलती है। और जहां तक चुनाव की बात है शुभेंदु जी, आप बिहार देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, काम तो करते नहीं है। एजेंडा क्या होता है? पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम, यहां तक कि राजस्थान के चुनाव में बजरंग बली की जाति बता दी थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा हम सबने देख ली क्या हाल हुआ, किस तरह से मां गंगा के ऊपर लाशें तैर रही थी, हजारों की संख्या में कन्नौज से लेके बलिया तक। किस तरह लोगों के पास लकड़ियां नहीं थी, उनको दफनाया जा रहा था लोगों को। आज भी थोड़ा सा बरसात होती है तो वो लाशें बाहर आ जाती हैं। अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन मीटर नहीं थे। अब सरकार अब चाहे जितना भी दावे कर ले, क्योंकि अब कोरोना की जो वेव है वो नीचे आ रही है, अब सरकार जितने भी दावे कर ले चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात यहां मैं कहूंगा, कालाबाजारी किस व्यापक रूप से पूरे देश में ही और उत्तर प्रदेश में हुई। किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक हो रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने का मिल रहा था, नकली दवाइयां बेची जा रही थी। इस नेक्सस को क्या भारतीय जनता पार्टी रोक पाई? कहीं नहीं। आज भी मां गंगा शवों से भरी हुई है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। चील, कौए, कुत्ते, गिद्ध शवों को खा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको दे दूं, भारतीय जनता पार्टी के आप चाहे नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, यहां तक कि मुख्यमंत्री हो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के, जब वो लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग डंडा लेके दौड़ा रहे हैं। क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा से और स्वयं भारतीय जनता पार्टी से सरकार में मंत्री नेता तो सब ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार काम कर रही है उससे बौखलाए हुए है विपक्ष, इसीलिए उनके ही लोग हैं। खैर, मैं इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजय खेरा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजय जी आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर ले रहा हूं। ये जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे पहले भी जो मुलाकातें हुई हैं, इन सबके मायने क्या है सर? क्योंकि अब ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल या तो विस्तार हो सकता है, या ये जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, ये सरकार के कामकाज के फीडबैक को लेकर के ये मुलाकातें हो रही हैं। क्या मतलब है, क्या मकसद है सर? आपका मुलाकातों से मैं देर से आया हूँ, किससे मतलब है? आवाज आ रही क्या मेरी? जी विजय खेरा जी। हाँ, मुलाकातों से क्या मतलब है? मैं देर से आया हूँ, समझा नहीं। नहीं, ये जो मतलब ये लखनऊ में जो लीडर्स गए वो जी अपनी बात रखिए विजय खेरा जी, बात रखिए। आप मुलाकातों से मतलब क्या लखनऊ में जो लीडर्स गए उनकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताइएगा, चुनाव के एक्चुअली में अगर माने तो 6 माह ही बचे हैं, 5-6 माह, तो इसमें क्या रिव्यू नहीं करें? ये हमने क्या काम किया है 4 साल में, 4.5 साल में, जनता के पास कैसे पहुंचे, उसका माध्यम क्या हो, इसके बारे में हम लोग विचार ना करें क्या संगठन? क्योंकि मुख्यमंत्री तो इस समय कोरोना में उलझे हुए हैं, पूरी सरकार, सारे मंत्री उसमें लगे हुए हैं। तो संगठन तो अपना काम करे, बैठ के विचार तो करे। जब चुनाव सर पर आ रहे हैं तो इसमें तो इंटरसेप्शन करना अच्छी बात है, और हमने उसको विचार करके हमें मालूम है कि हमने जो काम किया है जनता के सामने, हमें खाली उनको एक बार याद दिलाना है या उन तक पहुंचना है। बाकी हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे काम कर डाले हैं, शुरू से आखिर तक अपराधी तंत्र खत्म कर दिया हमने। यही हमारे लिए बहुत है। एक चीज, 10 साल से जो अपराध तंत्र चल रहा था, मिलजुल के जो खाई बटाई चल रही थी,
नीचे से ऊपर तक शासन तक, वो बंद कर दी हमने। नंबर 2, आतंकवाद से जनता जितनी दुखी थी, गुंडागर्दी से जमीन कब्जा, मकान कब्जा, आपके सब सामने है। जेल से चल के लोग चला रहे थे साम्राज्य समांतर, वो सब हमने मिटा दिया। यहाँ तक कहाँ तक बताएं, मुख्यमंत्री छोड़िए, नंबर 2 जो मुख्यमंत्री नहीं, थे, आज जो सर मैं ठीक है, आपने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो प्रयास किए सरकार के, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन विजय खेरा जी, जरा इस सवाल का तो जवाब दीजिए कि मौजूदा वक्त में जब राधा मोहन सिंह ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, एक बंद लिफाफे में एक चिट्ठी भी दी है, उस चिट्ठी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं कि उस चिट्ठी में है क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं उस बात को लेकर के थी, क्या उसमें उस बात का जिक्र है? साथ ही साथ हम उस परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहे हैं कि इससे पहले BL संतोष भी आए, और ऐसा बहुत कम होता है कि लगातार, और खास करके योगी के चेहरे को लेकर के, योगी सरकार का जो कामकाज है उसको लेकर के उन्होंने फीडबैक बहुत पॉजिटिव तरीके से दिया था। उन्होंने कहा था कि संक्रमण के दौर में बहुत बेहतर काम किया है। तो ये सब कुछ चीजें और मौजूदा वक्त में जो चिट्ठी, तो इन दोनों को हम किस तरीके से जोड़ें? भाई, संगठन में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देना, उनको मार्गदर्शन करना और क्या कमियां रह गई हैं उन पर विचार करना, ये तो पार्टी संगठन का काम है। और वो तो संगठन के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह जी। तो चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रभार उनके पास है उत्तर प्रदेश का, तो वो पहले भी गए थे और उसके पहले जो बने थे वो भी जगह जगह गए थे और अभी भी जा रहे हैं। तो अब वो गए हैं, विचार विमर्श करेंगे। पहले अपने मंत्रियों से किया, संगठन में किया, अब जिला स्तर पर करेंगे, कल बूथ स्तर पर भी करेंगे। तो ये पार्टी को गैल्वेनाइज करने का काम, उनको समझाने का काम, दिशा निर्देश देने का काम, ये निरंतर चलता रहता है। चुनाव में ज्यादा तेजी से चलता है जब चुनाव, यानी कि बदलाव के संकेत हैं जी, बदलाव के संकेत हैं, चाहे वो संगठन में हो या मंत्रिमंडल में हो। ऐसा है, देखिए, अगर खाली सीटें हैं मंत्री की और अगर वो भरना चाहें तो भले भर सकते हैं। और रहा संगठन में बदलाव का सवाल, तो संगठन में बदलाव कभी भी, कहीं भी, कभी भी होता ही रहता है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में केंद्र से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को ले गए थे और उसी बार चुनाव जीतने के बाद फिर वापस आके मंत्री बन गए वो। तो संगठन का कौन किस समय मुखिया किस तरह काम करता है, कौन ज्यादा पार्टी के लिए लाभदायक होगा, उस पर विचार करके होता है। लेकिन जहां तक और सवाल उठ रहा है तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। योगी जी से ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री पिछले 50-60 साल में आज तक हुआ ही नहीं। तो वो तो उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि योगी जी से नहीं सर, संगठन में अगर बदलाव होता है तो उससे तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार होता है या उसके अंदर फेरबदल होता है तो उसको लेकर के तो जनता भी सवाल पूछेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। परफॉर्मेंस के आधार पर आप मंत्रिमंडल के अंदर अगर बदलाव कर रहे हैं तो क्या परफॉर्मेंस के आधार पर यह किया जा रहा है? ऐसा हो सकता है कि कोई मंत्री की संगठन में ज्यादा आवश्यकता है इस समय, चुनाव के समय संगठन का ज्यादा संगठनात्मक, उनको ज्यादा अनुभव है, तो ऐसा एक आध परिवर्तन हो सकता है। या खाली सीटें जो रखी उनको भरा जा सकता है। अभी तो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें ऐसा कि कोई बड़ा भारी इसमें परिवर्तन होने वाला है। योगी जी की टीम में बढ़िया काम कर रही है, हम लोग को प्रसन्न है और सब लोग बिल्कुल पक्के भरे हुए ऊर्जा से, कोई चिंता नहीं है। आप अगर कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना बार बार एक बात और कर रहे थे, अभी आर्थिक हो गया, महंगाई हो गई, चिल्लाइए आप। क्या जनता इतना नहीं समझती कि हम किस महामारी से गुजर रहे हैं? जनता ये नहीं समझती कि 15 करोड़ हमने मुफ्त में वैक्सीन लगाई है। जनता ये नहीं समझती है कि दवाइयाँ कहाँ से आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से लाना होता है। सब समझते हैं लोग। ठीक है, जनता सब समझती है, लेकिन एक बात तो समझा दीजिए विजय खेरा साहब, इस बात को तो समझा दीजिए कि आज जो चिट्ठी वाला गेम हुआ है, ये जो चिट्ठी सौंपी गई है राज्यपाल को, इसका मतलब क्या है और क्या इसके संकेत हैं, ये तो समझा दीजिए जरा। चिट्ठी तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ना मुझे उसके बारे में जानकारी है। बड़े नेताओं ने जो भी चिट्ठी भेजी होगी मुझे उसकी जानकारी नहीं है। आप चाहें तो उन लोगों से पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं जरा आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। मोहम्मद तकी साहब, ये जो अभी तक विपक्षी खेमा है या अलग अलग राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर चुकी है, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों की तैयारियां कैसे होंगी, कब होंगी? देश के मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह रहे, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश यादव ने 5 साल का पूरा कार्यकाल निभाया।
आपके बहन मायावती भी कई बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन यथास्थिति उत्तर प्रदेश की जो परेशानी है वो वैसे के वैसे ही बनी रही। बेरोजगारी के आंकड़े वैसे के वैसे ही हैं। आज उत्तर प्रदेश के ज्यादातर युवा जो हैं वो नौकरियों के लिए अपने गाँव को, अपने शहरों को छोड़ के दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, शहरों में एक बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जो है गुजार रहे हैं। छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, किराए के दुकानों में रहते हैं, 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये महीना कमा पा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी 2022 में जो चुनाव लड़ेगी उसमें हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कि नौकरियां सारी इतनी रोकी गई हैं उनको फौरन बहाल किया जाए, ताकि लोगों को, युवाओं को नौकरी मिल सके और नौकरियां लाई जाएं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर परिवार के पास एक सरकारी नौकरी उसको योग्यता के हिसाब से जरूर मिले। जब तक लोगों के पास नौकरी नहीं होगी वो पैसा नहीं खर्चा करेंगे मार्केट में पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमी रिवाइव नहीं करेगी। इसी देश की इकोनॉमी स्थिति पर डिपेंड करती है कि उसमें सरकारी कर्मचारी कितने परसेंट है और रेगुलर आय कितनी है। रेगुलर आय अगर नहीं होगी लोगों की तो वो बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, मकान नहीं बना पाएंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे मार्केट रिवाइव नहीं कर पाएगा। तो नौकरियां मिलना बहुत जरूरी। हम प्रबद्ध हैं कि हम जब आएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी और हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, जो पुलिस भर्ती और तेज करेंगे, थानों का नवीनीकरण करेंगे, उनको नया बनाएंगे। जितना भी आपकी शिक्षा प्रणाली है, जितने भी शिक्षा के भवन है, सरकारी भवन, उन सबको नया करे जाएंगे, उनकी कैपेसिटी को फुल किया जाएगा, उनको यूज किया जाएगा। ये सारे प्रावधान करेंगे। हम चाहते हैं हमारे प्रदेश के युवा जो हैं उनके पास जो वक्त है, जो टैलेंट है, जो टाइम है, उसको सही और सकारात्मकता के साथ इस्तेमाल किया जाए। अगर उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी है तो 23 करोड़ लोगों के पास अपनी समस्याओं के समाधान हैं। ये कहना गलत है कि एक व्यक्ति या 4 व्यक्ति या एक पार्टी इसका सोल्यूशन निकाल सकती है। सारे युवा कर सकते हैं। हमें युवाओं को मौका देना है, उनको सुनना, उनके पास जाना है और उनकी एनर्जी को देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में लगाना है। क्योंकि अभी आपने देखा जो आंकड़े आए हैं, हमारे माननीय बीजेपी प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, ऐसा बोलना पड़ता है जब भी आप किसी पार्टी से आते हैं, अपनी पार्टी की तारीफ करनी पड़ती है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े, चाहे वो क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हों, चाहे वो नीति आयोग के आंकड़े हों, उत्तर प्रदेश के आंकड़े बड़े खराब हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम नए नए आए सही करेंगे। आपको 4.5 साल हो गए, आपने आते के साथ कहा था हम बहुत कुछ कर देंगे, 100 के दिन के अंदर सारे गड्ढे खोल देंगे, 3 महीने के अंदर ये कर देंगे, 6 महीने के अंदर वो कर देंगे और सारी बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो 3 महीने के अंदर आप फिर दूसरे प्रदेशों में इलेक्शन में बिजी हो गए, चुनाव में बिजी हो गए, वहाँ आप बड़ी बड़ी बातें बयानबाजी करने लगे और प्रदेश के लोगों को आपने देखा नहीं। जंगल राज उत्तर प्रदेश में कहा गया है, कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अजित योगीनाथ जी की सरकार के दौरान कहा गया, ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य जो है वो भगवान भरोसे, राम भरोसे चल रहा है। ये बीजेपी के बारे में कहा गया है। किसी ने कुछ छुपा नहीं। आपने गंगा के किनारे देखा क्या तरक्की हुई, आपने लखनऊ में देखा कि लखनऊ में वैकुंठ धाम में तस्वीरें छपी कि कैसे वहाँ लाशें जल रही थी, लकड़ियां कम पड़ गई लोगों को, लोगों ने अपने जो उनके परिवार के लोग थे उनकी लाशों को बहा दिया। नहीं सर, इस पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए खैर, लेकिन जिसमें लेकिन हमें, मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली में तो आपकी भी सरकार है ना, दिल्ली में आपकी सरकार है, वहां पर भी कोरोना संक्रमण को लेकर के जो स्थिति थी, बेरोजगारी को लेकर के आज जो हालात दिल्ली के अंदर भी बने हुए हैं, उसका भी जिक्र कर लीजिए। फिर अगर आप समाधान की बात करते हैं, आप ये चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार के ऊपर पूरा जिम्मा होता है, तो दिल्ली में क्यों नहीं हो पा रहा है? दिल्ली की पर कैपिटा इनकम, हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है। मैं इस पर आज भी रोजगार ज्यादा निकल रहे हैं। दिल्ली में हमने वहाँ रोजगार के मेले लगाए और लोगों को रोजगार दिलवाया है। चर्चा का विषय ये हमेशा रहेगा, क्योंकि हम जब तक लोगों की आमदनी की बात नहीं करेंगे, उनके रोजगार की बात नहीं। आज दुकानें बंद हैं, लोगों के रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। हर परिवार की इनकम गरीब, 97% पब्लिक भारत की जो है वो गरीब हो गई है और 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश भारत से गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। ठीक है, मैं अब्बास हैदर आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा विजय खेरा जी, मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। पार्टी का अपना इंटरनल असेसमेंट भी होता है जिसमें वो ये देखते हैं कि आपके जो नेता हैं उनकी छवि कैसी है जनता के बीच, उस छवि को लेकर के पहले के मुकाबले कितना बदलाव आया है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा और जिस तरीके के सरकार के काम हैं मौजूदा वक्त में जनता की तरफ से तो सराहा जा रहा है और अपना साथ दिया जा रहा है, लेकिन अभी के जो सिचुएशन बने हैं कोरोना संक्रमण के इस काल के बाद और लगातार जो रिव्यू मीटिंग हो रही हैं, बड़े बड़े नेता आकर के बैठकों का दौर कर रहे हैं, एक दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इन सभी चीज़ों को जोड़ करके देखें कि छवि पहले के मुकाबले बेहतर हुई है या कुछ उसमें डेंट हुआ है?
मुख्यमंत्री की छवि तो अच्छी तरह से समझ ही रहे हैं। 4 साल के अंदर जितने काम उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, ऐतिहासिक रूप से मैं एक एक करके गिनाना चालू करा तो घंटों लग जाएंगे। आज तक कहीं हुए नहीं है, किसी प्रदेश में कभी भी नहीं हुए, कल्पना की भी कोई सोच भी नहीं सकता है। हर चीज पर अभी किसानी की बात कर रहे थे बार बार, अब की बार इस साल यानी जीविका और जीवन दोनों पर ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। इस कारण हम जीवन बचाने का काम जहां कर रहे थे कोरोना से, वहीं जीविका का भी, तो हम तो आंशिक कर्फ्यू लगा के भी कामयाब हो गए। और पिछले साल से हमने 1.25 गुनी फसल अभी गेहूं की हम खरीद चुके हैं एमएसपी पर, और सबके किसानों के पेमेंट उनके खाते में पहुंच चुके हैं। अब आप बताइएगा, ये तो एक हमने मामूली सा उदाहरण दिया है, एक एक करके अगर जाएंगे शौचालय अनगिनत बना डाले, अनगिनत आवास लोगों गरीबों को दे डाले। ये 4 साल का जो काम है वो छवि ही काफी है हमारे चुनाव जीतने के लिए। तो ये वर्क ही बहुत है, और सबका साथ सबके विकास के साथ न धर्म न जाति न कोई चीज सोची नहीं है, सबको बराबर दिया गया है। गैस कनेक्शन, ये सब हमारे कितने काम है, अनगिनत है। बिजली हमेशा रही, अब की बात, पहले कभी बिजली आती थी 4 घंटे, किसान बैठा रहता था। आजकल वो स्थिति नहीं है। जो डीजल जितना उनका खर्च होता था उसका चौथाई भी खर्च नहीं हो रहा अब खेतों में। ये सब बातें सामने हैं, और इसीलिए बाकी किसान कहीं भी इतने बड़े आंदोलन की कोशिश कर ली, टिकैत जी ने कहीं से कोई आया ही नहीं, उत्तर प्रदेश से बुला ही नहीं सके। पश्चिमी किसान खाली क्योंकि स्थानीय था, उनका अपना वहाँ क्षेत्र था, महेंद्र टिकैत जी का, इसलिए वहाँ आ गए। अब रहा ये बात कि कोरोना से जो आप कह रहे हैं, ये कोरोना की स्थिति में जब ये बात जब भी आएगी तब भी आएगी कि विश्व में भारत कहाँ था, उसमें भारत में उत्तर प्रदेश कहाँ था। जब इसको लेके चलेंगे तो WHO ने क्या, अब हाई कोर्ट ने क्या, कौन है जिसने इसकी तारीफ नहीं की उत्तर प्रदेश का मॉडल अपनाया जाए। सबसे ज्यादा टेस्ट और सबसे कम लोगों का असर हुआ, यानी कि जल्दी ठीक भी हुए। ये सब सामने आएगा नहीं क्या, आने दीजिए चुनाव। इनको चिल्लाना, ये चिल्लाते रहेंगे, लेकिन हमें मालूम है हमने क्या काम किया है और जनता हमारे साथ है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि चुनाव आएगा, जब सामने हो ही होगा फैसला। और दूसरा अपराधीकरण क्या, महिलाओं को बचाने क्या, लड़कियों को कॉलेज से बचाने का काम क्या, और जो धर्म बदल के हिंदू लड़कियों को धोखा देने वालों का कानून क्या, उस कानून को दूसरे प्रदेश फॉलो कर, अनगिनत है। मतलब गिनाते गिनाते दिन निकल जाएगा। इतनी समस्याएं सुलझाई है पुरानी सरकार की, और उनका देख लीजिए उप मुख्यमंत्री, आज तक उनको उप मुख्यमंत्री जी जेल में पड़े हुए। तो ये बार बार कहा जा रहा है कि नेतृत्व और चेहरा, क्या ये दोनों एक ही रहेंगे और इसी एक चेहरे के आप अंडर गाइडेंस में पूरा इलेक्शन लड़ा जाएगा बीजेपी के द्वारा? ये तो स्पष्ट ही है। या मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है, उनका काम इतना है कि हमें चाहे, अगर कोई चाहे कि नहीं साहब उनके लिए लड़े, तो जनता कहे कि नहीं साहब उनको ही चाहिए, वर्कर कहेगा उनको ही चाहिए, लोग कहेंगे नहीं हमको तो योगी चाहिए। ये मतलब योगी ने जितना काम कर लिया है 5 साल में, ये 10-20 साल में नहीं कर पाए, तो कोई कल्पना भी कर सकता है कि योगी है और इतना अच्छा काम कर रहा है। हमें तो प्रदेश में विकास चाहिए, हमें तो लोगों की तरक्की चाहिए, और योगी के समय में इतना अच्छा हो रहा है कि दूसरे प्रदेश उस मॉडल को अपना रहे हैं, अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुजरात में जो शुरुआत की थी जिस मॉडल की, सिंचाई की, बिजली की, सड़कों की, वो मॉडल कामयाब हुआ है। वही मॉडल गुजरात में जब आया था, उसी चेहरे के नेतृत्व में ये पूरा इलेक्शन बीजेपी लड़ेगी, जिसके तत्वाधान में अभी तक ये सारे काम सरकार में होते आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब्बास सैदब, आपको क्या लगता है? दावा तो बहुत है और सरकार के तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने तो काम किया है, कोरोना संक्रमण से पहले का काल हो या कोरोना संक्रमण के दौरान की स्थिति हो, हमने बेहतर तरीके से कोशिश की है कि जनता के हर एक पहलू को, हम जो परेशानी उनके सामने आई है उसको समाधान कर सकें। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कौन सा चेहरा है और उसको आखिर प्रमोट कैसे किया जाएगा? विजय जी की बात सुन के हंसी आ रही थी अभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में कतई पीछे नहीं हटती है। बिल्कुल जो इसके धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं कि आदमी सच मान ले। मेरे वो शेर याद आता है ना, वो झूठ बोल रहा था, पलेठे से मैं एतबार न करता तो क्या करता। ये अभी किसानी की बात कर रहे थे। मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, 10,90,000 करोड़ मीट्रिक टन का हमारे देश में गेहूं का उत्पादन हुआ। आपकी सरकारों ने कितना खरीदा? 2,71,000 करोड़। गैप कितना है आप जोड़ लीजिए। ऐसा ही स्थिति चावल की है, धान की है।
आप समझिए, अभी उसके बाद इन्होंने एक सवाल किया गैस का। उज्ज्वला योजना आपने चलाई थी कोविड टाइम्स में, 31 दिसंबर को बिना कुछ बताए, बिना किसी नोटिस के आपने बंद कर दिया। 24 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन देने थे, 10 करोड़ से कम गैस कनेक्शन दिए बिना आपने बंद कर दिया। उसके अलावा पिछले साल अप्रैल में जून 3 महीना 500 रुपए प्रति महिला की दर से आपने जो है, जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको आपने देने का वादा किया। 1500 रुपए देने थे, उसमें से करीब 2.5 करोड़ लोगों को 1 रुपया नहीं पहुंचा। आप 15 लाख देने की बात करते थे, 1500 रुपए दे नहीं पाए। आपकी सरकार की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना एक आपका वो है। अब्बास हैदर, चेहरा कौन? आपने वादा, सपा के पास अपना चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना चेहरा है, कांग्रेस के सामने कौन है? आपने वादा करके आप सत्ता में आए थे कि आप जो है 15 एम्स बनाएंगे और आप इतने जो है 700 कितने जिले हैं उसमें आप अपग्रेड करेंगे मेडिकल फैसिलिटीज। एक भी एम्स क्या आपका चल रहा है? आप नाम बता दें मुझे। आपने आईसीयू बेड्स में जो है उत्तर सिर्फ भारत देश में अभी 42% की गिरावट आई, 32% ऑक्सीजन बेड्स में आई, 28% वेंटिलेटर बेड में गिरावट आई। तो ये सब आपने किया। 10,000 का आईटीबीपी का 10,000 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया था टेम्परेरी, जिसका आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्घाटन किया था। उसको बंद कर दिया गया सेकेंड वेव से पहले। फिर जब दोबारा चालू किया गया तो सिर्फ 2,000 बेड की क्षमता से। तो आपको जब पता था, सारे एक्सपर्ट आपको चेतावनी दे रहे थे कि सेकेंड वेव आएगी, सेकेंड वेव आएगी, तो आपने देश की जनता को क्यों आपने ऐसी जगह जो है आपने उसको धोखे में रखा और उसको मौत के मुंह में डालने का पूरा प्रयास किया? आप वैक्सीनेशन की आपकी कोई पॉलिसी स्पष्ट नहीं है। आप मुझे बताएं, आप सिर्फ चुनाव की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ चेहरे की बात कर रहे हैं और इमेज की बात कर रहे हैं। कई बार ये शब्द आया इमेज, और हिंदू मुस्लिम जब जिहाद भी आ गया, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम लव जिहाद और इस तरह के कब्रिस्तान और शमशान जैसे शब्द ना है तो शायद इनकी बात अधूरी रह जाती है। तो आप देखिए कि आपने अभी जो बात कही इमेज की, तो मुख्यमंत्री जी एक दिन में अगर 3 जिलों में जाते हैं तो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक अधिकारी जो पिछली कुछ सरकारों का पीआर मैनेजमेंट देखते थे उनको बुला लिया गया, तब से पीआर इनका अच्छा होने लगा। अभी आप बता रहे हैं कि कोई उठा पटक है। अब लेटर दिया, कुछ दिन पता चल जाएगा। अभी जेपी नड्डा जी भी आने जा रहे हैं आपके यहाँ, शायद कुछ हफ्तों बाद नड्डा जी का भी लखनऊ दौरा है। तो मुझे लगता है पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसको हटाया जा रहा है, किसको बैठाया जा रहा है। और योगी जी भले ही बने रहे मुख्यमंत्री, लेकिन उनके ऊपर एक ऊपर से आदमी बैठाला जा रहा है जो गुजरात नहीं, लेकिन अब्बास हैदर जी, ठीक है, जो बीजेपी के अंदर चल रहा है, जो संगठन में उनकी चर्चाएं चल रही हैं, वो तो मैं उनसे सवाल कर ही रहा हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां पर है? पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हुआ, उसके बाद से रिव्यू मीटिंग्स हो रही थी, ये हो रहा था, कांग्रेस पार्टी के नेता ही आपस में ये कह रहे थे कि अब संगठन के अंदर कुछ हद तक बदलाव तो होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने ग्रास रूट से संगठन को मजबूत करने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रही है और 2022 का चुनाव प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और आप ये समझिए कि हम 2022 में सरकार बनाएंगे, ये मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। विजय खेरा जी, जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर दीजिए, फिर उसके बाद मैं विवेक जी आपके पास आता हूँ। हेलो, एक बात ये कह रहे थे, इनको हमारी बात पर हंसी आ रही है, इनके ऊपर तो पूरी जनता हंस रही है। 0-0 लेके बंगाल से चले आए, मोहकाला करवा के वहां जनता ने अच्छी तरह से भेज दिया इनको, तभी भी इनको हंसी नहीं आई अपने ऊपर। इतना तो इनके ऊपर चाहिए ना। बाद में ये बात कर रहे थे, हंसी तो तुम्हारे ऊपर जनता हंस रही ना। मैं जवाब हंसने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में डाल दिया, सापा को भी डुबो दिया, तो जाके वहां पर सबको तो डुबो के चले आए। वहाँ लालू को यार क्या हंसी आ रही है आपको? ये है मजेदार बात। हंसी तब क्या आ रही है आपको? हमें हंसी आ रही है। अब सुनिए, गैस पर ये गैस की बार बार बात कर। कांग्रेस के जमाने में गैस थ्रू आउट ब्लैक में, चाहे कोई हो, चाहे चीफ ऑफिस आपका टेलीविजन का चीफ भी हो, उसको भी ब्लैक में खरीदनी पड़ती है। 3 महीने की बुकिंग हुई है, जिसकी गारंटी है। बताइए, यूरिया की गाड़ी आने से पहले ब्लैक में उसकी बुकिंग होती थी, इसके बाद इसकी बात कर रही है, तो इनकी हालत है जो बंद हो गया। अभी इनका रहा उत्तर प्रदेश में, आप बार बार आपका चेहरा है, क्या चेहरा है? ये कह रहे हैं ग्रास रूट पर, ना इनके पास ग्रास रूट है, वर्कर इनके पास भी नेता क्षेत्र में है नहीं, टिकट मांगने वाले के अलावा इनका कोई है नहीं। युवक कांग्रेस इनने खत्म कर दी, महिला कांग्रेस इनने खत्म कर दी, इनकी का पता नहीं कहाँ है। सेवा दल के बारे में जानते, सारे चौक करके बैठे, इनको हंसी आ रही है। अब बताओ, हंसे कौन इनके ऊपर? आप क्या हंसेंगे? अब दूसरी बात, नेता का नाम के सवाल है, वो कांग्रेस में तो भारी वैक्यूम हो गया। जिनको अध्यक्ष बनाते हैं उन्हें ही कोई नहीं जानता है, कोई जानता ही नहीं है।
अब दूसरा प्रियंका का चेहरा इनके पास था, वो चेहरा भी आपने देख लिया। मैं कटिया जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा इतनी बड़ी नेता को, लेकिन फिलहाल जो हुआ वो आपके सामने ही है। जो गई थी प्रियंका जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, मतलब कहने का हमारा ये है कि कांग्रेस, ठीक है, ठीक है सर, इस तरह की हंसी आ रही है उसकी बात पे कर रहा हूँ। हंसी करके अपना कम से कम मन प्रसन्न कर लेते हैं आप, अच्छी बात है। हमारा जहाँ तक सवाल है योगी जी का, जो अभी हम आपसे कह रहे थे, अभी ये फिर कहने लगे थे उसका गेहूं की बात करने लगे। इनको पता नहीं है 63, अब मैं अभी आंकड़ा ठीक से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पिछले साल जितना हुआ था उससे 1.5 गुना पौने 2 गुना गेहूं खरीद लिया है हमने, और सारे किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया है। इस दौरान भी मिलें भी चीनी की चलती रही, क्योंकि खरीद भी होती रही, व्यापार चलता रहा पूरा, मतलब हमको बंद नहीं करना पड़ा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन में विवेक साइलेंस जी। लक्ष्य तय करना और उस लक्ष्य के लिए कोशिशें करना, ये दोनों चीजें हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम 2022 के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हलचल तो नजर नहीं आ रही। हमको पता ही है आप शुभेंदु जी, कैसे आपको दिख रहा है कि हलचल नहीं नजर आ रही। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए तो उसमें हलचल नजर आई थी कि नहीं आपको? भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ? तो समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी जीत के आई थी, बिना हलचल के आ गई थी क्या? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, देखिए बड़े बड़े नारे देने से, लोक युवाओं से भाषण देने से, हजारों करोड़ के विज्ञापन छपवाने से जनता का भला थोड़ा ना होगा। जैसे विजय खैरा जी बोल रहे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं करते। विजय खैरा जी बता दीजिए, लखनऊ में एक काम किया हो आपकी पार्टी ने, राजधानी में एक काम किया हो, बता दीजिए। गड्ढे वैसे के वैसे हैं। एक एक्सप्रेसवे बनवाने चले थे जिसका डीपीआर हम बना के गए थे, वो भी नहीं बना पाए आप पूर्वांचल में, और बैठ के आप मुस्कुरा रहे हैं। उसका भी एक फ्लाईओवर थोड़ी सी बरसात में गिर गया। हमने तो 23 महीने फाइटर जेट उतार दिए थे, आपने क्या किया? बैलगाड़ी भी नहीं चलवा पाए। बोलने में मास्टर है, इसीलिए आपके नेताओं को जनता दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या बिहार हो, लाठी लेके जनता खड़ी हुई है। जो लोग कोरोना से बच गए उनको आपने जहरी शराब से मरवा डाला। अरे कभी सुना है कि सरकारी ठेके से जहरीली शराब बिकी है? ये सब आपकी सरकार का भ्रष्टाचार है। पीपीई किट, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर तो आपने छोड़ा नहीं, 12-12 हजार रुपए में बेचा। मिड डे मील में बच्चों का को नमक रोटी खिला के भ्रष्टाचार कर लिया। बाल विकास पुष्टाहार में बच्चों का फर्नीचर खा गए। बच्चों के नमक और जूते में आपने भ्रष्टाचार किया। शिक्षक घोटाला किया। क्या बात करते हैं आप? भ्रष्टाचारियों के राजा है आप लोग। शमशान में दलाली खाते हैं, और कितने गिनाऊं, सवेरा हो जाएगा। बलात्कार, हत्याएं, जेल में गैंगवॉर कभी सुनी थी? जेलों में गोलियां चल रही है, गैंगवॉर सुन रही है, और जो माफिया को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, इनके नेता उसको सरेआम छुड़ा के लेके भाग जा रहे हैं। और इनके मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी जी, गब्बर सिंह, जिसके ऊपर 50 आपराधिक मुकदमे थे, उसने बकायदा विज्ञापन छपवा के योगी जी का अगले दिन उनके साथ खड़ा था, उनको मेमेंटो दे रहा था, उनको माला पहना रहा था। बलिया में एसडीएम के सामने हत्या हो जाती है और विधायक फेसबुक पे छाती चौड़ा करके उस हत्यारे के सामने खड़ा हो जाता है। और जहां तक हमारी वो बेचारी दुबे बिटिया है, उसको बिना चार्जशीट के आप लोगों ने जेल में डाला हुआ है, और बोलते हैं हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, आप जो ये विवेक जी, आप विवेक साइलेंस, आप जो ये बातें कर रहे हैं, ये ग्राउंड जीरो पर जनता को भी समझ में आ रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, विवेक साइलेंस, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो जनता को ये इल्म होना चाहिए ना, जनता को ये महसूस होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास डायल 100 हो, मैदान रिवर फ्रंट हो, मेट्रो हो, ये सब हमने दिया। आपने क्या दिया है 4.5 साल में? बैठ के भाषणबाजी मत करिए। खैरा जी, लखनऊ में मुझे 2-4 काम बता दीजिए, और ये बेशर्मी की मुस्कुराहट बंद करिए। चलिए, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूँ। विजय खैरा जी, जरा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मोहम्मद तकी जी आपके पास आऊंगा। उन्होंने बलात्कार की बात की है, अब एक लाइन से बता दूंगा इनकी 10 बातें आधा 1 मिनट के अंदर ही। तो इनको याद होना चाहिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा था, इस उम्र में तो ये सब हो ही जाता है, यानी उसको बढ़ावा दिया। नकल की बात कीजिए, मैट्रिक, इंटर, बीए में थ्रू आउट नकल होती थी, घर से बैठ के लोग इम्तहान देते थे, और ये उनको प्रश्रय देती थी सापा सरकार के, हाँ करो नकल। जब नकल बंद की तो उस समय अखिलेश यादव जी कहते हैं, अरे नहीं, ये नहीं नकल क्यों बंद कर रहे, क्यों बंद की जा रही है। अब उसके बाद क्या हुआ कि
स्टूडेंट्स का बैठना मैट्रिक इंटर में काफी कम हो गया, क्योंकि नकल चोरी के लिए जो बैठा करते थे वो बंद हो गया। अपराधों की बात कर रहे, चोरी की बात एक एक करके सुनते जाओ आप। बांदा में खुद कलेक्टर ने जो करवाई थी, बालू का जो खनन करवाया था, उसमें मुख्यमंत्री जी का, इनके पुराने का नाम आ गया। चौथी बात, जो बिजली उसमें पानी बोर्ड में जो भर्ती हुई थी उसकी पूरी इंक्वायरी आ गई है। रुक जाओ जरा, तुम लोग खाता अपना, हमसे कह रहे हमने क्या दिया? हमने वो अपराध बंद किया जो तुमने शुरू किए थे, जो तुमने शराबों को अपने अपने अंडर, जो लोगों को बना के गांव में नकली के अड्डे बनाए थे, जो पाले थे पुलिस के साथ मिलके, जो थाने में रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थी, सभा विधायक के बिना मर्जी के किसी गांव में आपके घर में फैसले होते थे, वो बंद किए हमने। वो है जनता को राहत मिली। अरे बस करिए, जनता भी आपको तुम्हारे पत्थरों से मार रही है, लाठी चला रही है। बोलना ना, अब तो जो शर्म बोलना, कर लीजिए। इसलिए मैं कह रहा था कि अभी आपकी पोल खुलने वाली है, इसलिए मुस्कुराहट आ रही थी मुझे। एक एक करके मुख्यमंत्री क्या, उप मंत्री क्या, चोटी निकाल के ले जाना क्या, बंगला खाली करना क्या, लड़कियों के लिए आप और को रेप की हमें हाँ भरवाना क्या, नकल करवाना। चलिए ठीक है, फिरौती बंद हो गई। ठीक है खैरा साहब, ठीक है विवेक साइलेंस जी और खैरा साहब, ठीक है। मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। सैयद मोहम्मद तकी, अब आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पैर पसारने के लिए, बनाने के लिए, पैर जमाने के लिए बहुत हद तक कोशिशें करनी होंगी। बहुत हद तक आप यहाँ पर ज़रूरत ये भी है कि जनता का साथ उनको मिल सके। तो इसके लिए आधार क्या होगा, कौन सा मॉडल आप बताएंगे? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी आगे देश भर के अंदर अपना प्रसार कर रही थी तो उस वक्त ये कहा गया कि गुजरात का मॉडल है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अगर देखा जाए, अपने आप को स्टैंड अगर यूपी के अंदर करना है तो क्या बताना पड़ेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अभी पंचायती इलेक्शन भी लड़े हैं और हम गाँव गए हैं। आम आदमी पार्टी की काफ़ी सीटें बढ़ी हैं और कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जो है आम आदमी पार्टी को पंचायती चुनाव में इलेक्शन में मिली हैं। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की जो व्यवस्था है, आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, वो उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है और युवा बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि युवा जो है वो रोजगार चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ बलात्कार होने, लेकिन हम रोजगार की बात करेंगे, हम लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बात करेंगे, बिजली को सबसे सस्ता करेंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे और साथ ही साथ जो परेशानियां हैं, जो पुराने कर्जे लोगों पे हैं, उन कर्जों को माफ करवाएंगे और ताकि लोग अपनी खुशहाल जिंदगी को बिता सकें, लोगों में खुशी आ सके। बहुत हो गया परेशानी, बहुत दुख हो गया, बहुत लोगों ने पीड़ा सह ली, लेकिन अब वक्त है कि लोगों को खुश होना चाहिए, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको मकानों का रजिस्ट्रेशन फ्री होनी चाहिए, उनको भी खुश रहने का अधिकार है, वो भी सम्मान के साथ रह सकते हैं। ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी करेगी। हाउस टैक्स जो लोगों की वस्ती का बहुत ज्यादा, वो माफ करेंगे हम। औरतों के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो उत्तर प्रदेश में वो फ्री करेंगे और जो थाने उनका नवीनीकरण करेंगे, आधुनिक लोगों को वो हथियार देंगे या आधुनिक व्यवस्था देंगे ताकि और अच्छे से क्राइम की पेट्रोलिंग हो सके, क्राइम को रोका जा सके। नदी किनारे तटरक्षक बनाएंगे ताकि नदियों का हम को रोक सके, उनको बचा सके और हाईवे जो स्टेट हाईवे उनको पेट्रोलिंग के लिए हम एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाते हैं या जो वारदातें होती हैं वो कम से कम की जाए और लोग भय मुक्त पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा सके, कहीं भी आ सके, कोई परेशानी ना हो कि हम उत्तर प्रदेश में बलिया से गुजर रहे हैं या झांसी की तरफ गुजर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम मऊ से गुजर रहे हैं, आजमगढ़ से, तो हमें डर जो है वो लोगों के दिमाग से बिल्कुल निकल जाए। भय मुक्त इन्वायरमेंट पूरे वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में हम बनाएंगे और सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकले, लोगों को ज्यादा रोजगार मिले और जो व्यापारी हैं उनको भी जो है वो कम दर पे, कम ब्याज के ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सके ताकि वो व्यापार कर सके। वो व्यापार करेंगे तो और रोजगार उत्पन्न होंगे, उनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे और अपने एक कमेटी बनाएंगे जो कानपुर में, जो कानपुर को इसको मैनचेस्टर कहा जाता था उत्तर प्रदेश का, उस कानपुर को पूरा रिवाइव करेंगे। जो लेदर फैक्ट्री है गंगा किनारे, लेदर जो सीवेज निकलता है, पूरा सीवेज सिस्टम को सही करेंगे, बनाएंगे ताकि और स्पोर्ट हाउस बनाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर, जो भी आपकी फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश में जहाँ भी कारखाने में अच्छा काम होता है वहां से हम विदेशों में वहाँ सामान बेच सके और हमारे देश के जो व्यापारी उनको अच्छा पैसा मिल सके और वो अमीर हो सके। ठीक है, ठीक है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये कोशिशें यूपी के अंदर होने जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन यूपी की आबादी 23 क्यों है, हाँ, असीम क्षमताएं यूपी के अंदर और यूपी अगर अपनी क्षमताओं को यूज करेगा तो पूरा भारत आगे बढ़ेगा। ठीक है, मैं वापस विजय खेरा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। लेकिन अब यहाँ संगठन के विस्तार को लेकर के और बदलाव को लेकर के विजय खेरा जी, आपने ये शुरुआत में ही कहा था कि ऐसी संभावनाएं और समय समय पर ऐसे बदलाव होते भी हैं और होते भी रहते हैं,
लेकिन आपको नहीं लगता कि अब समय बहुत कम है, अगर ये बदलाव होता है तो आप इसमें फायदे को लेकर के देख रहे हैं कि संगठन का विस्तार हो सकता है, बदलाव के जरिए कुछ चीज़ें इसमें बेहतर की जा सकती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों की नाराज़गी इस दौरान हो और चुनाव आते आते वो एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दे दे? नहीं, देखिए, हमने आपसे भी एक उदाहरण दिया था डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का। कुछ ही महीने पहले गए थे वो, तो पूरा चुनाव जीत के चले आए थे वहां से, फिर उन्हें यहाँ के मंत्री बन गए थे। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो दोनों जगह में जानकारी रखते हैं, काम आता है उनको, संगठन का भी और सरकार का भी अनुभव भी है। तो ऐसा छोटा मोटा बदलाव चुनाव के पहले होता ही है, अगर वो हो सकता है तो अलग बात है। लेकिन आपका एक जवाब तो देना जरूरी है छोटा सा, कि जैसे काट की हांडी चढ़े ना दूजी बार वाला हाल इनका हो गया है। वहां से हरियाणा से आगे बड़े जोर शोर से गए थे, बड़े जोर शोर से गोवा गए थे, गोवा तो जीते के आ रहे थे, गोवा में निपट गए। केरला गए, पूरे इनके दिल्ली पूरी केरला में बैठ के केरल निपट के आ गए। तो उत्तर प्रदेश से अगर ये सोचे तो इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इनसे ज्यादा पैर तो कांग्रेस के जमे हुए हैं। आपको मुझे नहीं लगता कोई स्पेस उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में स्पेस तो इनको मिलने वाली नहीं है। हाँ, किसी से समझौता करके एक आध दो सीट खरीदने तो बात है। और सारे जितने भी करप्शन है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं यूपी सरकार में, सबका खुलासा करेंगे, सब जनता के सामने रखेंगे जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं बीजेपी की सरकार और योगी की सरकार के अंदर। मैंने तो सच आपको बताया जो आपके सामने है। गोवा आपके सामने है, केरल आपके सामने, हरियाणा आपके सामने है, दिल्ली भी आपके सामने, दिल्ली भी आपके सामने, दिल्ली में 2 बार लगातार जीते। उसके बाद नगर निगम के चुनाव दिल्ली में हो गए, पट्टा साफ, दिल्ली में नगर निगम में पट्टा साफ हो गया आपका। बिल्कुल बहस नहीं करना है, मुझे आपसे बहस नहीं करना। उत्तर प्रदेश में हम आप पार्टी को बहस के काबिल ही नहीं समझते हैं, इसलिए आपसे बहस नहीं करना। एक फट सब उजागर कर दिया। आप पार्टी को हम बहस के अपने बराबर में राजनीतिक रूप से नहीं समझते हैं, इसलिए आपसे उस पर क्या बहस करना हमको। नहीं, ठीक है सर, ठीक है मोहम्मद तकी साहब, ठीक है, एक एक करके मैं आपको भी समय दूंगा। आपके पास तो टेंशन ही नहीं है, अभी अब 6 महीने रह गए हैं। ठीक है खैरा साहब, लेकिन ठीक है तकी साहब, ठीक है, लेकिन विजय खैरा जी, एक चीज तो जरा यहाँ साफ कीजिए कि अब जो आखिरी समय बचा हुआ है, बहुत कम समय है, ऐसे में संगठन विस्तार की अगर जो चर्चाएं आप कह रहे हैं कि बदलाव अगर होता है, तो आपको क्या लगता है कि नेतृत्व में इन चीज़ों को जोड़ करके अगर देखें तो सरकार आगे आने वाले समय में बीजेपी की बन सकती है, इस बात की संभावनाएं हैं? और शुरुआत में मैं एक सवाल आपसे और भी कर रहा था कि चेहरा किसका होगा, बार बार क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, तो चेहरा योगी जी का होगा या किसको और आगे प्रमोट किया जाएगा? देखिए, आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, मुख्यमंत्री योगी जी जब वो पूरे हिंदुस्तान में दूसरी जगह भी वोट कैचर हैं, हर जगह उनको प्रत्याशी मांगते हैं कि हमको योगी जी को भेज दीजिएगा। जहां भी चुनाव होते हैं वहां जनता भी, आप देखा होगा, योगी जी को सुनने के लिए कैसे भी उमड़ती है। जहां आप बता रहे आप पार्टी जीरो दनादन जीरो चली जा रही है, हम 3 से 77 लेके आ गए बंगाल में, जिसको कहते हैं योगी जी 3 से 77, अब 25 गुनी सीटें जीत के आए हैं। हम तो वो तो ठीक है, हमारी सरकार बनी ना बनी, सत्ता आपके सामने है। 18 लोकसभा सीटें जीत ली हमने, जहाँ हम कुछ नहीं थे, ये जहां गए कुछ नहीं थे, और माइनस हो गए चले आए, पैसा खर्च करके विज्ञापन का कई करोड़ों, जब हंसे जो बोले इसलिए इनका जवाब दे रहा हूँ, दिल्ली का सरकार का करोड़ों 15-20 करोड़ का विज्ञापन गोवा में ठोक दिया, गोवा में ठोक के चले आए, एक सीट लेके नहीं आ पाए, अपना मोह लेके वापिस आ गए। तो उत्तर प्रदेश में आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, आप दौड़ लीजिए यहाँ से वहाँ, उसमें आपको जरा आपने बात रखी तो बता दी, वैसे हमें आपसे तो बहस करनी थी, बहस कमाई सापा के साथ है, जिनका शासन साथ पीछे बिगड़ा हुआ। अब आपने कहा संगठन के बदलाव का साथ, सुनिए, आप संगठन की बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कोई बड़ा भारी बदलाव संगठन में नहीं होने वाला है। अध्यक्ष ने के अभी बीचे में इतने सारे बाई इलेक्शन हुए, अच्छी परफॉर्मेंस रही, खूब जीते, अच्छे खासे हमने, तो इसलिए हमें उसका मतलब ही नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं और खूब तसल्ली है, वर्कर बहुत खुश है उनसे, जनता है, और हम लोग तो जानते हैं उनका काम अच्छी तरह से, कोई सवाल ही नहीं उठता। और योगी जी तो पूरे स्टार प्रचारक हिंदुस्तान भर के हैं, तो वो सवाल ही नहीं उठता। तो हमारे पास दोनों चेहरे बिल्कुल ठीक ठाक हैं,
बाकी जो छुटपुट बदलाव फिर बदल जो है एक आध दो इधर उधर होने के लिए दो और संगठन लेकिन विजय खेरा जी, जो बार बार ये रिव्यू मीटिंग हो रही है, जो बार बार संगठन के बीच बहुत बड़े बड़े नेता आकर के मुलाकात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? क्या सरकार के काम में कुछ कमी है जिस वजह से बार बार रिव्यू किया जा रहा है? नहीं, अभी संतोष जी अभी बने हैं ना संगठन मंत्री, बहुत दिन तो हुए नहीं ना इनको, इसलिए इनको तो समझना ही था ना चुनाव आने से पहले। बाकी आप सुनील बंसल हमारे हम तो आपका ट्रम्प का इक्का की तरह चल रहे हैं, जब से आए हैं बराबर जीत और जीत होती जा रही। तो सुनील बंसल जो हमारे पास इतने मतलब योग्य संगठन मंत्री हैं, तो हमें और कुछ सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। सुनील बंसल ने तो वो कमाल करके दिखा दिया जो कल्पना से परे था। आपके सामने हमें नहीं लगता कोई बदलाव की आवश्यकता कहीं होगी, चुनाव तक पड़ेगी कहीं पर। आप खाली सीटें हैं कैबिनेट में तो वो भरना तो चाहिए चुनाव से पहले, अगर हो सके तो भरना चाहिए। बाकी राज संगठन में 2-4 लोग जोड़े जा सकते हैं, बाकी और कुछ। मैं एक बार फिर से आपसे ये जानना चाह रहा हूँ विजय खेरा जी, और प्रदेश की जनता भी ये जानना चाह रही है कि ये जो चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी गई है, उस चिट्ठी में क्या है? कुछ संकेत तो होंगे सर, संगठन के भीतर की बातें हैं, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो अक्सर कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को तो ये मालूम रहता ही है। नहीं, हमने आपसे बताया ना कि ये जानकारी हमको नहीं है, ना होगी। दूसरी बात ये है कि जो भी चिट्ठी है वो तो सामने आई जाएगी। हो सकता है जनता के दुख दर्द से संबंधित होगी, कोई ना कोई होगा, उनसे कोई राजनीतिक चिट्ठी तो हो नहीं सकती उनके पास। जो भी चिट्ठी होगी समस्याओं, जन समस्याओं की हो सकती है, कोई और पूछने के लिए कि साहब बताइए आप सरकार के साथ क्या चाहते हैं, सब बातें कोई हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं हैं, आपको लगता है संभावनाएं हैं कि इतने कम समय के अंदर, जो अब कम समय बचा है, उसमें अगर विस्तार किया भी जाए तो उसका बेनिफिट कुछ मिल पाएगा? नहीं, कम समय ज्यादा समय का सवाल नहीं है। काम करने वाले के लिए 6 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं, 2 महीने भी बहुत होते हैं। गडकरी जी का इतिहास देखिएगा तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम करके दिखा दिए थे कि बम्बई गुना हाईवे बना के रख दिया था उन्होंने 4 महीने के अंदर। तो ऐसा नहीं है, और वो भी 33 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 22 करोड़ में बना दिया था गडकरी जी ने। तो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतिहास रच देते हैं। तो अगर 6 महीने हैं और कहीं कमी महसूस हो रही होगी तो हम और काम कर सकते हैं, तो सारी चीजें भरी जा। ठीक है, यानी कि संगठन विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं हैं, उस पर किसी भी तरीके का जो प्रभाव है वो यहाँ पर नहीं होता हुआ नजर आएगा, और ऐसा संभावनाएं हैं कि आगे ये विस्तार हो सकते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। लेकिन संगठन विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं हैं उस पर मनाही किसी भी तरीके से नहीं है, लेकिन 2022 के लक्ष्य को लेकर के चीज़ें धीरे धीरे साफ होने जा रही हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।